हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए इस वीडियो लेक्चर में जो है अपना जो डीबीसी जेई का जो पेपर हुआ था, ठीक है, 22 मार्च को, जो शिफ्ट 2 का उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने वाले हैं। शिफ्ट 1 का मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक्चुअली जो एडिक्विटी एग्जाम कराया था, तीन चार ही कुछ एग्जाम है जो जेईएन के एडिक्विटी ने कराया था, उसमें ये एक पेपर था डीबीसी जेई का जिसको एडिक्विटी ने कंडक्ट कराया था। अब मैं पहले आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, बस हम लोग जो है ये पेपर करा रहे हैं ताकि आपको एक फैमिलियर पता चल सके कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। बाकी आप लोगों को यदि प्रैक्टिस की बात करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है जो टीसीएस के क्वेश्चन, जो टीसीएस वाले क्वेश्चन हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस आपको करनी है। ये मैं एक कॉन्सेप्ट के लिए, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी होंगे इसमें और कुछ बहुत हल्के भी क्वेश्चन होंगे, तो आपको एक कॉन्सेप्ट के लिए मैं ये पेपर आप लोग को करा रहा हूँ। बाकी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग टीसीएस के जितने पेपर हैं उनको ध्यान दीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनमें क्वेश्चन अच्छे हैं, उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। और अभी जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था ना, उसमें आप लोग देखिएगा जो बाद में पेपर होने लगे, जब सारी बात विवाद हुआ उसके बाद टीसीएस के क्वेश्चन उसमें आ रहे थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसकी पीडीएफ जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे जो है एसएससी जेई के एग्जाम देने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही होगी। लास्ट 1 महीने 1.5 महीने जो भी आपको मिलने वाला है वो टाइम आपके पास है, तो आप लोग एसएससी जेई की ये टेस्ट सीरीज जो है आप लोग सिविल की गोली ऐप पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट सीरीज है आपकी। इसमें टोटल 500 नंबर ऑफ टेस्ट हैं, ठीक है, और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ जो है कोई कॉम्प्रोमाइज इसमें नहीं किया गया। तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको आईएएस कोड बेस्ड जो टेस्ट है वो मिल जाएंगे, इमेज पे बेसिस जो टेस्ट है वो आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट के टेस्ट मिल जाएंगे आपको, रॉन्ग स्टेटमेंट वाले टेस्ट मिल जाएंगे, कॉलम मैचिंग के मिल जाएंगे, और चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। और हर चैप्टर के 500-600 जो अच्छे, मतलब 500-600 हर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनका 1000+ क्वेश्चन भी आपको इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग को एसएससी जेई के अब तक के जितने पेपर हैं, आई थिंक 16 से, वो सारे पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस पेपर के सॉल्यूशन को। हम लोगों ने इसे पहले ही सब्जेक्ट वाइज जो है डिवाइड कर रखा है, तो वैसे हम लोग चलेंगे। पहला हमारा सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर कॉम्पैक्टिंग सैंडी सॉइल्स। कह रहा है कि आपके जो सैंडी सॉइल्स हैं, ठीक है, उनको कॉम्पैक्ट करने के लिए, ठीक है, कौन सा मोस्ट आपका जो है फ्रेंडली इक्विपमेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉम्पेक्शन इक्विपमेंट देखते हैं और उसकी सूटेबिलिटी को हम लोग देख रहे हैं। रैमर्स या टेम्पर्स की बात करते हैं तो ये आपके जितने सभी प्रकार के जो सॉइल्स हैं, ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स के लिए, ये आपके ऑल, मतलब जो ऑल टाइप का आपका सॉइल है उनके लिए। और जहाँ पर आपका जो है कन्फाइंड एरिया है, जैसे आपका फील्ड्स हैं, आपका रिटेनिंग वॉल के पीछे का जो एरिया है, ट्रेंचेज हैं, उनके लिए भी जो है यदि हमको कॉम्पेक्शन करना है तो ये आपका सूटेबल होता है। स्मूथ व्हील रोलर्स की बात करते हैं तो आपके क्रश्ड रॉक्स हैं, ग्रेवल्स हैं, सैंड्स हैं, इनके कॉम्पेक्शन के लिए सूटेबल होता है। पेन्यूमेटिक टायर रोलर्स की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका प्रेफर किया जाता है सिल्टी जो सॉइल है, जो लो प्लास्टिसिटी के आपके सिल्टी सॉइल हैं उनके लिए, ठीक है। आपको बेस, सब बेस, जो इम्बैंकमेंट है हाईवे का, उसके कॉम्पेक्शन में हम पेन्यूमेटिक टायर रोलर्स का यूज करते हैं। सिप फुट रोलर्स की यदि हम बात करते हैं तो जो आपको क्ले सॉइल्स हैं, जो यहाँ पर मॉडरेट प्लास्टिसिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे कोर ऑफ अर्दन डैम है, तो उन सबके कॉम्पेक्शन में आपका सी फुट रोलर यूज होता है, ठीक है। वाइब्रेटरी रोलर्स की यदि हम बात करते हैं, ये कोहेजन लेस सॉइल्स, जैसे आपका जो है हम बात करते हैं सैंड वगैरह बात करते हैं, जो कोहेजन लेस सॉइल्स है उनके लिए यूज होता है। फ्रॉग हैमर की यदि हम बात करते हैं तो आपको जो कन्फाइंड एरियाज हैं या जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर जो है कॉम्पेक्शन के लिए यूज में लाया जाता है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो है सैंडी सॉइल्स, आपको भी बताया कि जो आपके जो है जो सॉइल्स आपके कोहेजन लेस हैं, सैंडी सॉइल्स जैसे, उनके लिए हम लोग वाइब्रेटरी रोलर्स जो हैं उसको यूज में लाते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन के साथ जो है आपके कई क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे ए बोरोपिट सॉइल हैज ए ड्राई डेंसिटी ऑफ 80 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। मेनी, कह रहे हाउ मेनी, यहाँ पर रह गया है, हाउ मेनी cubic meter of this soil will be required to construct an embankment of 70 meter cube volume with dry density of 15 kilonewton per meter cube। अब यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं तो आप मास ऑफ एम्बैंकमेंट आप निकाल सकते हैं,
ठीक है, कैसे निकालेंगे आपको पता है, आपको एक चीज़ पता है कि जब हम डेंसिटी रो की बात करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि मास निकालेंगे, यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, मास ऑफ इन्वेंटमेंट की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, मास ऑफ, ठीक है, इम्बैंकमेंट की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, मास ऑफ इम्बैंकमेंट की यदि हम बात करते हैं, क्या आ जाएगा आपका, तो आपका वॉल्यूम इनटू आपका जो है डेंसिटी, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा आपका, तो 70, ठीक है, 70 मीटर क्यूब आपका दे रखा है ना, 70 इंटू आपकी डेंसिटी कितनी दे रखी है आपकी 15 किलोन्यूटन, तो आपका 15, ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका 15, ठीक है, 105, ठीक है, 150 किलो न्यूटन, ये आ गया आपका। अब आपको वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इसके लिए आप लोग इसके लिए वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बोरोपिट के इसके लिए 2.5% के लिए कह रहा है, तो इसके लिए आप लोग निकाल लीजिए। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हम भी की बात करते हैं तो मास अपॉन आपका डेंसिटी, और मास कितना है 1050 किलो न्यूटन अपॉन डेंसिटी कितनी आपकी दे रखी है यहाँ पर, ट्राई डेंसिटी आपकी 18 दे रखी है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 58.33 मीटर क्यूब। ओके, आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है स्टेबिलिटी ऑफ ए स्लोप इंक्रीजेज इफ, अरे किसी भी स्लोप की जो स्टेबिलिटी होती है वो कब इंक्रीज होती है। ठीक है, अच्छा जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं किसी स्लोप की, तो स्टेबिलिटी जो होती है किस पे डिपेंड करती है, ये आपके शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पे डिपेंड करती है। जो आपकी स्टेबिलिटी किसी स्लोप की होती है ये डिपेंड करती है आपके शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पर। मतलब हायर द शियर स्ट्रेंथ आपका हायर विल बी स्टेबिलिटी। जब जिस आपका शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा इसका मतलब सॉइल आपका स्टेबल होगा। ठीक है, अब शियर स्ट्रेंथ की यदि हम बात करते हैं ये आपका डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कोहेजन ऑफ सॉइल पे और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। आप लोग देख सकते हैं टाउ इक्वल टू क्या होता है आपका C प्लस सिग्मा टेन फाइव। यहाँ पर क्या है आपका, हम टाउ की बात करते हैं शियर स्ट्रेंथ है, C आपका कोहेजन ऑफ सॉइल है, फाइव आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सॉइल है, और आपका जो सिग्मा ये आपका क्या है इफेक्टिव स्ट्रेस। तो यहाँ से आप लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस पे डिपेंड है, ये आपका जो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे भी डिपेंड है, कोहेजन ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, द एंगल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप की हम बात करते हैं ना, तो पहली बात आपको क्या बताया मैं कि यदि आपका जो है सॉइल का शियर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप बढ़ेगा। तो यहीं से आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो है एंगल ऑफ स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यदि हम बात करेंगे जब स्टेबिलिटी आपकी जो इंक्रीज होगी तो एंगल ऑफ स्लोप जो है आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका इन द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम विच सॉइल टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाई SW। तो SW से कह रहा है किसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, यदि हम कोर सॉइल्स की बात करते हैं तो GW से हम वेल ग्रेडेड ग्रेवल, GP से पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, GM से आपका सिल्टी ग्रेवल, GC से आपका क्ले ग्रेवल, SW से आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल सॉरी वेल ग्रेडेड सैंड, SP से आपका पुअरली ग्रेडेड सैंड, SM से आपका सिल्टी सैंड, SC से आपका क्ले सैंड। ऐसे ही अब फाइन सॉइल्स की यदि मैं बात करूं आपका ML से सिल्ट ऑफ लो प्लास्टिसिटी, MI इसका मतलब सिल्ट ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, MH का मतलब सिल्ट ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, CL आपका क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी है, CI आपका क्ले ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी है, CH आपका क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी है, OL आपका ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ लो प्लास्टिसिटी है, OI आपका जो है ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी है, OH आपका ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, और PT की बात करते हैं तो पीट है। तो इस तरह से हम अपने इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम में दिखाते हैं। ठीक है, सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम इंडियन की हम बात करते हैं दिखाते हैं। हमारा किसके लिए पूछ रखा है, SW के लिए, और अभी बताया क्या होता है वेल ग्रेडेड सैंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल इज फाउंड टू बी 40% एंड द liquid limit is found to be 60%. What is the plasticity index of soil? सॉइल के लिए आपको क्या क्या दे रखा है, सॉइल के लिए यहाँ पर दे रखा है आपका प्लास्टिक लिमिट दे रखा है 40%। ठीक है, मतलब IP दे रखा है 40%। ठीक है, लिक्विड लिमिट आपका जो दे रखा है कितना 60%, मतलब आपका यदि हम बात करते हैं
ठीक है, तो ये आपका जो है आईपी कह दिया, मैं गलती कह दिया, 1 सेकेंड, ठीक है। हाँ, अब लिक्विड लिमिट दे रखा है ना, आईपी सही है, तो लिक्विड लिमिट आपका दे रखा है, लिक्विड लिमिट कितना दे रखा है 60%। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको पूछ रखा है, आपको पता है आईपी इक्वल टू क्या होती है, आईपी इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट, ठीक है, माइनस प्लास्टिक लिमिट। यहां से आप लोग निकाल सकते हैं क्या, आपका ये हो जाएगा 60% माइनस आपका 40%, तो आ जाएगा कितना, ये आपका 20%। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस लीड्स टू हैविंग हीविंग फेल्यूर ऑफ सॉइल। यहाँ पर हीविंग फेल्यूर ऑफ सॉइल की बात कर रहा है, इसमें से जो कौन सा कंडीशन है जो आपको हीविंग फेल्यूर बताता है। अब हीविंग फेल्यूर की यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक चीज़ समझिए, जब भी आपका, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस आपका सॉइल का जो है, ठीक है, ये एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जब आपका सॉइल एक्सपेंड होता है तब आपका क्या करता है, सॉइल जब एक्सपेंड करेगा तो ये अपवर्ड की ओर, ऊपर की तरफ क्या करेगा, उठेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ऊपर की ओर पुश करेगा। इसका मतलब क्या होता है, ये किसके कारण होगा, जब भी आपका पोर वाटर प्रेशर जो है ना, आपका जब भी पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा, इसका मतलब कभी भी पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस को डिक्रीज करेगा। जब आपका इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज करके जीरो पे पहुंच जाएगा तब सॉइल अपना स्ट्रेंथ को लूज कर देता है और अपनी स्टेबिलिटी को भी लूज कर देता है। तब आपका क्या होता है, आपका सॉइल का अपवर्ड ऊपर की ओर एक मूवमेंट होता है, जिस सॉइल ऊपर की ओर उठ जाती है, जिसको हम कहते हैं हीविंग ऑफ सॉइल। ये एक ऐसा फेल्यूर है जिसको हम हीविंग फेल्यूर ऑफ सॉइल कहते हैं, ठीक है। ये आपको जिस सॉइल में जो हायर मॉइस्चर कंटेंट है और जहाँ पर फ्रोस्ट वगैरह जो है ना, वहाँ पर सस्पेक्टेबल है, फ्रोस्ट आपका सस्पेक्टेबल है और एक्सपेंसिव क्ले है, वहाँ पर ये आपको हीविंग फेल्यूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन द इफेक्टिव स्ट्रेस रीचेस जीरो, जब आपका इफेक्टिव स्ट्रेस जो है जीरो पर पहुंच जाएगा तो आपका सॉइल में हीविंग फेल्योर देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिल्ट एंड क्ले। कह रहा है सिल्ट और क्ले के बीच हमको डिस्टिंग्विश करना है, तो कह रहा है कौन सी मेजर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं, जब हम प्लास्टिसिटी की बात करते हैं तो ये आपकी ऐसी एबिलिटी होती है जो ये बताती है कि आपका जो, हम किसी सॉइल को यदि वेट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके जो थ्रेड बना रहे हैं तो बिना क्रम्बल किए जो है बन जा रहा है, मतलब सॉइल आपका क्रम्बल नहीं कर रहा, डिफॉर्म हो रहा है, ये आपका प्लास्टिसिटी को बता रहा है। अब क्ले की बात करते हैं, क्ले के पास हायर जो है डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होती है एज कंपेयर टू सील्ट। इसका मतलब उसको हम लोग जो है इजिली एक शेप में क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। तो ये आपका की फैक्टर होता है जो दोनों के बीच को डिफ्रेंशिएट करता है। तो क्या होता है यहाँ पर सही ऑप्शन प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, इन ए डायरेक्ट शियर टेस्ट फेल्यूर ऑकर्स अलोंग। कह रहा है जो आपका डायरेक्ट शियर टेस्ट होता है उसमें जो फेल्यूर होता है वो किसके अलोंग होता है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट शियर टेस्ट की यदि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट शियर की टेस्ट की जब भी बात करूँगा तो वहाँ पर जो फेल्यूर होता है ना, वो फेल्यूर आपका जो है वो देखने को किसके अलोंग मिलता है, वो आपको जो प्री डिटरमाइंड प्लेन होती है ना उसके अलोंग देखने को मिलता है। जब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेंथ की, ये आपका जो है शियर स्ट्रेंथ ऑफ जो आपका कोहेजन लेस सॉइल है उसको फाइंड करने के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्पेसिमेन है वो आपका जो वीकेस्ट प्लेन होता है उसमें फेल नहीं करता है, एक आपका प्री डिटरमाइंड या इंड्यूस्ड फेल्योर प्लेन होता है उसमें जो है फेल करता है, मतलब जो हॉरिजेंटल प्लेन है उसमें सेपरेट कर जाता है दो हाफ में जो शियर बॉक्स में, ठीक है। ये होता है यहाँ पर लोडिंग के स्टेट में हम लोग जो स्ट्रेस को नहीं इवेलुएट करते हैं, ठीक है, फेल्योर कंडीशन में ही हम इवेलुएट करते हैं। जब हम मूहर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो फेल्योर कंडीशन बनता है तो वहाँ पर इवेलुएट हम लोग करते हैं। यहाँ पर फेल्योर जो होता है वो प्रोग्रेसिव आपको देखने को मिलेगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि आपका जो डायरेक्ट शियर टेस्ट जो है यहाँ पर जो फेल्योर ऑकर करता है वो एक प्री डिटरमाइंड प्लेन में करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, इन ए रिटेनिंग वॉल द टोटल लिटरल अर्थ प्रेशर एक्ट्स एट ए हाइट ऑफ। का जो रिटेनिंग वॉल है उसमें जो टोटल लेटरल अर्थ प्रेशर है वो किस हाइट पर एक्ट करती है, ठीक है। अब जब हम टोटल लेटरल अर्थ प्रेशर की रिटेनिंग वॉल के लिए बात करते हैं तो ये आपको टिपिकली अज्यूम किया जाता है कि ये आपका जो 1/3 हाइट जो है बेस से, जो वॉल का बेस है, वॉल का जो ये बेस है उसके 1/3 हाइट पर, कहाँ पर 1/3 हाइट पर आपका जो है एक्ट करता है। क्यों, क्योंकि जो
जब हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अब क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है। जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। बेस पर आपका मैक्सिमम हो जाएगा और जैसे जैसे टॉप की ओर जाएंगे ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जो रिजल्टेंट फोर्स की यदि हम बात करते हैं ट्रायंगल की, तो वो कहाँ पर लगता है, तो आपका h/3 पर, जो CG उसकी होती है h/3 पर लगता है, सेंट्रॉइड पर, ठीक है। ये आपका h/3 होता है 1/3 पर लगेगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1/3 हाइट ऑफ फ्रॉम द बेस। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई होप ये सारी चीजें जो है ना आपको बहुत क्लियरली, जो पूरे कॉन्सेप्ट जो है क्लियरली समझ में आ रहे हैं, क्योंकि हम वही आपको इस तरह से ही सॉल्यूशन कराना चाहते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में क्लियर हो जाए। केवल हमको पेपर सॉल्व नहीं करना है, हमको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए, अब क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कह रहा है इसमें से कौन सा जो है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। चलिए हम लोग इसको जो है ना क्लासिफिकेशन को इस तरह दे रखा है, एक टेबल से सीखते हैं, ठीक है। एक टेबल ड्रॉ करते हैं और पूरा क्लासिफिकेशन याद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन की, ठीक है। टाइप की, टाइप, ठीक है, टाइप, सब कैटेगरी, और हम बात करते हैं साइज की। चलिए एक बार इसको हम लोग देखते हैं। पूरे टेबल से आप लोग याद रखिएगा, मेरे साथ टेबल को आप लोग याद कीजिए, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, 1 सेकेंड इसको और अच्छे से कर देते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसकी, वेरी कोर्स सॉइल की, जब हम लोग बात करते हैं वेरी कोर्स सॉइल, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या आता है, यहाँ पर दो चीजें आती हैं। एक यहाँ पर आता है आपका बोल्डर, ठीक है, क्या आता है आपका, एक होता है बोल्डर, ठीक है, और एक होता है आपका कॉबल, ठीक है। बोल्डर और कॉबल की बात करते हैं, ठीक है। जब हम बोल्डर और कॉबल की बात करते हैं यहाँ पर, चलिए तो यहाँ पर जब हम साइज की बात करते हैं, जो बोल्डर का साइज आता है वो आपका क्या होता है, ये आपका जो है ग्रेटर देन 300 mm होता है, तो उसको हम बोल्डर कहेंगे। और कॉबल की यदि हम बात करते हैं तो इसका साइज जो होता है 80 to 300 mm होता है, ठीक है। आई होप ये भी आप चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए इसको और अच्छे से थोड़ा इधर कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरी कोर्स सॉइल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसी कोर्स सॉइल की, अब हम लोग बात करते हैं कोर्स सॉइल की। ये टेबल साथ साथ आप लोग याद कीजिए, ठीक है। अब कोर्स सॉइल में दो चीज़ें आती हैं, क्या क्या आता है, एक हमारा आता है ग्रेवल, एक आता है क्या हमारा ग्रेवल, और एक हमारा आता है क्या सैंड, ठीक है, क्या आता है सैंड। अब ग्रेवल की यदि हम बात करते हैं ना, तो ग्रेवल भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। आपके ग्रेवल दो तरीके के, चलिए इसको मैं क्लासिफाई कर लेता हूँ, ठीक है। ग्रेवल आपके क्या है, दो तरीके के ग्रेवल हैं। एक हमारा होता है क्या आपका कोर्स ग्रेवल, ठीक है, एक हमारा क्या है कोर्स ग्रेवल, और एक हमारा क्या है फाइन ग्रेवल। जब हम कोर्स ग्रेवल की बात करते हैं, ये अब कितना होता है, कोर्स ग्रेवल की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 20 to 80 mm, 20 to 80 mm, ठीक है। जब हम फाइन ग्रेवल की बात करते हैं हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, फाइन ग्रेवल हो जाएगा आपका 4.75 to 20 mm। ये हो गया क्या आपका फाइन ग्रेवल। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, सैंड की बात करते हैं। अब सैंड का जब क्लासिफिकेशन देखते हैं तो सैंड के क्लासिफिकेशन में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक हमारा क्या होता है फाइन सैंड, सॉरी कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, ठीक है, और एक है हमारा फाइन सैंड, ठीक है। यदि हम कोर्स सैंड की बात करते हैं तो ये कितना होता है, ये आपका होता है आपका कोर्स सैंड की यदि हम बात करते हैं तो 2 से लेकर के आपका, ठीक है, 4.75 mm। ये याद रखिए, साथ साथ आप लोग याद रखते जाइए। जब मीडियम सैंड की बात करते हैं तो ये आपका कितना होता है 0.425 से लेकर के आपका 2 mm तक होता है, ठीक है। और फाइन सैंड की यदि हम बात करते हैं तो फाइन सैंड जो आपका होता है ये आपका 0.075 से लेकर के आपका 0.425 mm होता है, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स सॉइल हो गया।
अब हम बात करते हैं किसकी, फाइन सॉइल की, तो ये आपको पढ़ लिए। अब बात करते हैं फाइन सॉइल की, ठीक है। फाइन सॉइल्स, फाइन सॉइल में भी दो कैटेगरी है आपकी, एक होती है क्या, सिल्ट, और एक होती है क्या, क्ले, ठीक है। दो कैटेगरी इसमें भी, ठीक है। तो यदि हम साइज पे आते हैं, यहाँ पर साइज पर आते हैं, तो सिल्ट की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका 0.002 से लेकर के 0.075 mm, और यदि क्ले की बात करते हैं आपका लेस देन 0.002 mm। आई होप ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर्स ग्रेन सॉइल, तो आपको बताइए कोर्स ग्रेन सॉइल इसमें कौन सा हो गया, यहाँ पर सैंड और ग्रेवल की हम बात किए हैं, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सैंड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया हो, और आप लोग याद कर लीजिएगा, जो टेबल अभी बताया हूँ इतने मेहनत से आप लोग इसको याद कीजिएगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आपका फाइंड द, वन सेकेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वाटर कंटेंट फॉर ए सॉइल विथ ए बल्क डेंसिटी ऑफ 3 ग्राम पर सीसी एंड विथ वाटर कंटेंट ऑफ 12% पार्सली ड्राइज टू डेंसिटी ऑफ 2.8 ग्राम पर सीसी। मतलब आपको जो है यहाँ पर यदि हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो दो वाटर कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, मतलब गामा आपका B1 और गामा B2 दे रखा है, एंड वाइड रेशियो रिमेन अनचेंज्ड, अरे वाइड रेशियो आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, बल्क डेंसिटी का यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है, जब हम गामा बी की बात करते हैं तो गामा बी क्या आता है, G गामा W अपॉन 1 प्लस E एंड 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला है, आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो गामा बी की यदि हम बात कर रहे हैं, गामा बी जो है ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो गामा बी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 प्लस वाटर कंटेंट का, ठीक है, क्योंकि वाइड रेशियो अनचेंज्ड है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या कह सकते हैं, गामा B1 बाई गामा B2 इक्वल टू 1 प्लस W1 अपॉन 1 प्लस W2, ठीक है। ये ले सकते हैं हम लोग रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आते हैं तो गामा B1 की यदि हम बात करते हैं, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, B2 अब कितना है 2.8 इक्वल टू 1 प्लस वाटर कंटेंट का देखिए, ठीक है, 12% आपका वाटर कंटेंट दे रखा है, ठीक है, 0.12, ठीक है, और यहाँ पर वाटर कंटेंट आपको W2 फाइंड करना है, तो 1 प्लस W2, ठीक है, W2। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो W2 जो आएगा आपका, ये सॉल्व करने पर आएगा आपका 0.045, ठीक है, मतलब आपका 4.5 आपका परसेंटेज में आ जाएगा, 4.5 आएगा ये, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर आपका हाउ डज इंक्रीजिंग फाउंडेशन विड्थ अफेक्ट बेयरिंग कैपेसिटी। कर आपका जो फाउंडेशन विड्थ जो है उसका इंक्रीज होना कैसे बेयरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। अब इस चीज़ को समझिएगा, जब हमारा कोई वाइडर फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन जो वाइडर है, इसका मतलब क्या होगा, जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो लार्जर एरिया ऑफ सॉइल पर होगा, इसका मतलब आपका लेस प्रेशर उस पर आएगा, सॉइल पर जो आएगा वो ईच यूनिट का जो लेस प्रेशर आएगा, इसका मतलब आपकी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और बेयरिंग कैपेसिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इट इंक्रीजेस बेयरिंग कैपेसिटी एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। ओके, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ प्रोसीडिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है द परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल is measured as 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस सॉइल इज लाइकली टू बी। कह रहा है कि इस सॉइल की जो परमेबिलिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, कह रहा है कि ये कैसा सॉइल है। अब परमेबिलिटी का आपको पता है, परमेबिलिटी क्या है, तो परमेबिलिटी आपकी सॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि उसमें जो वाटर ट्रांसमिट हो रहा है उसके लिए प्रॉपर्टी डिफाइन करती है। अब यदि हम परमेबिलिटी की बात करते हैं डिफरेंट सॉइल्स के लिए, तो यदि हमारे पास ग्रेवल है तो ग्रेवल की परमेबिलिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में 1 आएगी, कोर्स सैंड के लिए 1 to 0.1, मीडियम सैंड के लिए 10 to the power -1 to 10 to the power -2, फाइन सैंड के लिए 10 to the power -2 से 10 to the power -3, सिल्टी सैंड के लिए 10 to the power -3 to
10⁻⁻4, सिल्ट के लिए 10⁻⁵, क्ले के लिए आपका 10⁻⁷ टू 10⁻�9। तो ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पर यदि हम 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की बात करते हैं तो क्या होगा आपका, ये आपका ग्रेवल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, और सबसे ज़्यादा इसकी परमेबिलिटी है आपकी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड यूजिंग विच इक्विपमेंट। कह रहा है जो सॉइल की लिक्विड लिमिट होती है उसको किस इक्विपमेंट से हम लोग जो है डिटरमाइन करते हैं। अब यदि हम लिक्विड लिमिट की बात करते हैं, क्या होता है लिक्विड लिमिट की यदि हम बात करते हैं तो लिक्विड लिमिट आपका वह मिनिमम कंटेंट होता है, मिनिमम वाटर कंटेंट होता है जिस पर आपके सॉइल के फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, मतलब लिक्विड लिमिट पर यदि हम बात करते हैं तो जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल होगा वो चेंज होता है, प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। ठीक है, और लिक्विड लिमिट पर यदि हम सॉइल की बात करते हैं जो शेयर स्ट्रेंथ उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, लगभग 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स होता है। ठीक है, अब लिक्विड लिमिट को यदि हमें फाइंड करना है तो हमारे पास दो इक्विपमेंट है, एक हमारा कैसर-ग्रांडे अपैरेटस है और दूसरा हमारा आपका कोन पेनिट्रेशन मेथड है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका कैसर-ग्रांडे अपैरेटस। ठीक है, चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है आपका इन ए स्टैंडर्ड प्रोक्टर, 1 सेकेंड इसको हटाते हैं, 1 सेकेंड, ओके। कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, in a standard Proctor compaction test, a soil sample achieves a maximum dry unit weight of 18 kilonewton per meter cube at an optimum moisture content of 12%. If the moisture content increases to 15%, what will happen to the dry unit weight? अब एक चीज समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में समझिएगा, जब स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का आपका लेबोरेटरी मेथड है। ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपना ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है उसको फाइंड करते हैं गिवन सॉइल के लिए। ठीक है, जिसको हमें ये पता है कि आपका मोस्ट डेंस होगा तो कब आपका जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को अचीव करेगा। अब इसमें एक चीज़ होता है, आपने जो जैसे जैसे वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वाटर कंटेंट को इंक्रीज करेंगे तो आपका जो है ये धीरे धीरे जो है आपका ड्राई डेंसिटी जो है वो आपकी बढ़ेगी। अब एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं, जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा आपका जो है डेंस वहाँ पर हो जाएगा आपका सॉइल। लेकिन यदि आप लोग इसके बाद भी वाटर ऐड करते गए तो आपका क्या होगा, अब जो है ये सॉइल जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर ड्राई डेंसिटी है वो आपकी लोअर डाउन होना शुरू हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी। तो हमको ऑप्टिमम से ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है, कह रहा है सॉइल सैंपल आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है, ड्राई यूनिट वेट जो है आपका 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब जो है 12% पे जो है मैक्सिमम पा रहा है। यदि आपको इसको बढ़ा करके 15% कर देंगे ना तो ये क्या करेगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। वही बताया 12% आपका यहाँ पर ऑप्टिमम दे रखा है कि 12% पर 18 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो जब इसको और इंक्रीज करके 15% लाएंगे तो ये डिक्रीज ग्राफ में होते चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका फॉर आइसोट्रोपिक सॉइल द परमेबिलिटी टेंसर इज रिप्रेजेंटेड एज। कह रहा है आपका जो आइसोट्रोपिक सॉइल है उसके लिए जो है जो परमेबिलिटी टेंसर होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइसोट्रोपिक सॉइल सैंपल की यदि हम बात करते हैं तो आइसोट्रोपिक सॉइल क्या होता है, ये ऐसा सॉइल होता है जिसमें जो सभी डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। जैसे आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है, ठीक है, आइसोट्रोपिक मटेरियल के बारे में पढ़ा है, तो आपका ऑल डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, जो परमेबिलिटी की वैल्यू होगी वो रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन मेजर की जाएगी, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मतलब सभी डायरेक्शन में सेम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें इक्वल एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस और वही इस प्रॉपर्टी को परफेक्टली बता सकता है और इसे क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परमेबिलिटी टेंसर। और परमेबिलिटी टेंसर जो होती है ना उसको दिखाने के लिए ये जो डायगोनल एलिमेंट होगा, ठीक है, वहाँ पर ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, इसका मतलब आप नो शियर कंपोनेंट ऑफ परमेबिलिटी बताएगा। तो जो इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, तो हम इक्वल एलिमेंट्स जो हैं डायगोनल मैट्रिक्स पर दिखाते हैं, तो हमारा परमेबिलिटी टेंसर होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका रेनकाइन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर। कह रहा है जो रेनकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी है वो किसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब जब हम रेनकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ एजम्पशंस हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पहला एजम्पशन क्या है कि आपका सॉइल जो है होमोजीनियस और सेमी इनफाइनाइट होना चाहिए।
दूसरा आपका सॉइल जो है ड्राई होना चाहिए और कोहेजनलेस होना चाहिए। ग्राउंड सरफेस आपका प्लेन होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल में हो या वर्टिकल में हो। आपका जो जो बैक ऑफ रिटेनिंग वॉल है वो स्मूथ और वर्टिकल होना चाहिए। सॉइल एलिमेंट की यदि हम बात करते हैं वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसकी एजम्पशन है। तो रेनकाइंस अर्थ प्रेशर थ्योरी की यदि हम बात करते हैं, जो किसके लिए एप्लीकेबल है, ये आपका एप्लीकेबल है ग्रेनुलर सॉइल्स, जो कि आपका ड्राई और कोहेजनलेस होती हैं, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द अपेरेंट एंड ट्रू विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देख लीजिए इस पेपर में जो है सबसे ज्यादा सॉइल के क्वेश्चन आ रहे हैं। कह रहा है आपका द अपेरेंट एंड ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ड्राई सॉइल आर 1.6 एंड 2.65 रिस्पेक्टिवली। ओके, देन व्हाट विल बी द वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल। सॉइल का वाइड रेशियो आपको पूछ रखा है, ठीक है। यहाँ पर जीएम दे रखा है कितना, जीएम की यदि हम बात करते हैं तो जीएम आपका दे रखा है कितना 1.6। जीएस कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 2.65। ओके, आपको पता है जीएम इक्वल टू क्या होगा, रिलेशनशिप याद रखिए, सारे रिलेशनशिप याद रखना ये जरूरी है, ठीक है। जीएम इक्वल टू क्या होगा आपका जीएस अपॉन 1 प्लस ई। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू को पुटअप कीजिए, क्या हो जाएगा 1.6 इक्वल टू 2.65 अपॉन 1 प्लस ई। यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से ई की जो वैल्यू आएगी वो ई की वैल्यू आएगी 0.656। ओके, आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आरसीसी। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज ए डेवलपमेंट लेंथ इन स्टील डिटेलिंग रिप्रेजेंट। कह रहा है स्टील डिटेलिंग में जो है आपका जो डेवलपमेंट लेंथ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, जब हम डेवलपमेंट लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, तो जो हमारा इनकरेज है और जो स्ट्रेस ट्रांसफर है, ठीक है, याद रखिएगा, जो हमारा इनकरेज है, जो प्रॉपर इनकरेज हो, स्ट्रेस ट्रांसफर हो, ठीक है, बार में जो हमारे जो कंक्रीट में इम्बेड किए हैं, ठीक है, मिनिमम लेंथ तक, उसमें इसके लिए इंश्योर कौन करता है, डेवलपमेंट लेंथ। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो एल डी इक्वल टू 5 सिग्मा इंटू एस सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी, जहाँ पर आपका एल डी क्या है, डेवलपमेंट लेंथ है, फाई आपका डायमीटर ऑफ बार है, सिग्मा एस आपका स्ट्रेस इन बार है, और टाउ बी डी क्या है आपका डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। अब जब वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपका जो बॉन्ड स्ट्रेस वो इंक्रीज करेगा 60% फॉर डिफॉर्म बार इन टेंशन, और फर्दर हम 25% इंक्रीज करेंगे कॉम्प्रेशन के लिए, तो ये भी डेवलपमेंट लेंथ में आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन जब भी करेंगे, जब भी आपको जो है यहाँ पर जो टेंशन देगा तो 60% इंक्रीज कीजिएगा, और जब भी आपका जो है कंप्रेशन देगा 25% इंक्रीज करके सॉल्व कीजिएगा। तो व्हाट डज ए डेवलपमेंट लेंथ इन स्टील डिटेलिंग रिप्रेजेंट, ये आपका जो है लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ बार टू ट्रांसफर स्ट्रेस टू द कॉन्क्रीट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द रोल ऑफ रेनफोर्समेंट इन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर इज टू। कह रहे जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है उसमें रेनफोर्समेंट का क्या रोल है। अब रेनफोर्समेंट की बात करते हैं कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में प्राइमरली। अच्छा, कॉन्क्रीट की हम जब बात करते हैं, कॉन्क्रीट क्या होता है, कॉन्क्रीट की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका, जब हम कॉन्क्रीट को देखिए यहाँ पर लोड लगाया, कॉन्क्रीट आपका जो टेंशन में क्या हुआ, टेंशन जब हुआ, लोड हुआ, टेंशन हुआ, टेंशन में आपका वीक होता है। इसका मतलब हमको क्या करना है, इसको टेंशन में मजबूत करना है। कॉम्प्रेशन में तो मजबूत होता है लेकिन टेंशन में वीक होता है, तो हमको इसको क्या करना है, इसको स्ट्रॉन्ग हमें करना है टेंशन के लिए। तो इस टेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने इसमें क्या किया, एक जो है बार जो है इम्बेड किया, ठीक है, स्टील का बार इम्बेड किया, जो कि क्या कर रहा है, इसको जो है टेंशन के लिए मजबूत कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो हम रेनफोर्स्ड कंक्रीट जो है ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसका क्या काम है, रेनफोर्समेंट का कंक्रीट स्ट्रक्चर में टेंसाइल स्ट्रेसेस को रेसिस्ट करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सर्वेइंग से है। पहला इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। कह रहा है इसमें से कौन सा जो है एक मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं ट्रेडिशनल सर्वे भी आपको पता है, प्लम्बॉब, ट्राइपॉड, चैन, ये सारी ट्रेडिशनल हैं। मॉडर्न की बात करते हैं उसमें टोटल स्टेशन हो गया, जीपीएस हो गया, जीआईएस हो गया, 3D लेजर स्कैनर्स हो गए, ठीक है, जो कि एक प्रिसाइज जो है मेजरमेंट देते हैं, और डाटा कलेक्शन जो है लैंड सर्वेयर के लिए आपका जो है वो प्रिसाइज मिल जाता है। तो ये आपके एडवांस टूल्स हैं जो कि आपका एफिशिएंट डाटा प्रोवाइड करते हैं आपके सर्वेइंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है आप कौन सा जो है मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर हो जाएगा टोटल स्टेशन, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर इन प्लेन टेबल सर्वेइंग द प्रोसेस ऑफ रिसेक्शन इज यूज टू, कह आपका जो प्लेन टेबल सर्वेइंग है उसमें रिसेक्शन के लिए हम प्रोसेस जो यूज करते हैं वो कौन सा है, ठीक है। अब ठीक है, रिसेक्शन प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं। अगर प्लेन टेबल सर्विंग, चलिए प्लेन टेबल सर्वेइंग की बात करते हैं तो प्लेन टेबल सर्वेइंग आपका एक ऐसा ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वेइंग होता है जिसमें हम फील्ड वर्क और प्लॉटिंग दोनों साइमल्टेनियसली करते हैं। हमको अलग अलग नहीं करना है कि हम ऑफिस में आकर के अपना जो है अपना फील्ड वर्क जो है पहले फील्ड वर्क किए और फिर ऑफिस में आकर प्लॉटिंग करें, नहीं, इसमें साइमल्टेनियसली जो है आपका प्लेन टेबल होता है, प्लेन टेबल के ऊपर सीट लगी होती है और सारे मेजरमेंट आपके साइमल्टेनियसली चलते हैं, ठीक है। अब यदि हम मेथड्स की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या है, आपका रेडिएशन मेथड है, इंटरसेक्शन मेथड है, आपका ट्रैवर्सिंग मेथड है और आपका रिसेक्शन मेथड है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं रेडिएशन मेथड की, ठीक है, रेडिएशन मेथड की यदि हम बात करते हैं इसको तब एडॉप्ट करते हैं जब आपका जो पॉइंट्स हैं जिनको हमको प्लॉट करना है वो इंटरविजिबल हो और एसेसिएबल हो आपकी एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से। यहाँ पर बार बार आपको कोई भी जो है ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है, केवल एक स्टेशन पर आपको जरूरत पड़ेगी, वहीं से आपको जो आपको जो है जहाँ आपको जो ट्रैवर्सिंग करना है वो आपको दिख रहा है, इंटरविजिबल है, एसेसिएबल है, तो वहाँ पर रेडिएशन मेथड यूज करते हैं। जब इंटरसेक्शन मेथड की बात करते हैं तो ये कहाँ पर अडॉप्ट होता है, इंटरसेक्शन मेथड की यदि हम बात करते हैं ये अडॉप्ट होता है जहाँ पर पॉइंट्स जिनको आपको प्लॉट करना है वो इंटरविजिबल तो हैं लेकिन इनएसेसिएबल हैं, यहाँ पर ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रैवर्सिंग मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ट्रैवर्सिंग की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर जो ट्रैवर्स है वो डायरेक्टली प्लॉट किए जाते हैं पेपर पे हमें किसके द्वारा, तो जो हम ट्रैवर्स लाइंस जो ड्रॉ करते हैं विथ द हेल्प ऑफ एलईडी उनके द्वारा, ठीक है। यहाँ पर कोई एंगल का मेजरमेंट जो है नहीं करते हैं। रिसेक्शन मेथड की बात करते हैं तो ये आपका जर्नल टर्म है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, आपका लोकेशन को फाइंड करने के लिए, आपके इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन में तो क्या कह रहा है, इन टेबल प्रोसेस ऑफ रिसेक्शन इज यूज, तो रिसेक्शन किसके लिए यूज करते हैं, अपने जो स्टेशन है उसके लोकेशन को बताने के लिए, ठीक है, जब आपका जो है लोकेशन जो है एग्जैक्ट पोजीशन अननोन हो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्वेइंग इज प्राइमरली क्लासिफाइड इनटू विच टू ब्रॉड कैटेगरीज, का जो आपका सर्वेइंग है उसको प्राइमरली दो किस ब्रॉड कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अब सर्वेइंग का जो है क्लासिफिकेशन जो है हम जो है फील्ड का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम अर्थ का जो आपका जो है आपका कर्वेचर है, जो अर्थ का कर्वेचर है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने जो यूजेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेनली जो कैटेगराइजेशन की हम बात करते हैं तो दो प्रकार से ब्रॉडली करते हैं, एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है वन सेकेंड, एक हमारा होता है क्या प्लेन सर्वे, ठीक है, एक हमारा क्या है प्लेन सर्वे, एक हमारा है प्लेन सर्वे और दूसरा है हमारा क्या जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। यदि हम प्लेन सर्वे की बात करते हैं तो प्लेन सर्वे में हम लोग अर्थ का जो कर्वेचर होता है अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते हैं। जब हम जियोडेटिक सर्वे की बात करते हैं तो जियोडेटिक सर्वे में हम लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं। प्लेन टेबल सर्वे की प्लेन यदि हम बात करते हैं, ठीक है, सर्वेइंग का यदि हम इस क्लासिफिकेशन बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है जो हमारा ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है वो प्लेन ट्राइंगल होता है, जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर स्फेरिकल ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। ये जो है लार्ज एक्सटेंट ऑफ एरिया के लिए होता है, ये आपका स्मॉल एक्सटेंट ऑफ एरिया के लिए, मतलब यहाँ पर एक्यूरेसी कम आएगी, यहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आपका प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वे। सो हियर other classifications are also given, so you can read from this PDF also. Okay, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपका which among the following method is most commonly used for adjusting traverse error, अगर आपका इसमें से कौन सा जो है कॉमन मेथड है जिसका यूज हम ट्रैवर्स एरर्स को फाइंड करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब कॉमन मेथड्स हैं जिसको हम अडॉप्ट करते हैं ट्रैवर्स एरर्स के लिए, इसमें एक बॉडिश मेथड है, दूसरा आपका ट्रांजिट मेथड है, तीसरा आपका एक्सिस मेथड है और चौथा आपका ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। ये मेथड्स को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा बॉडिच रूल, ठीक है। बॉडिच रूल के लिए हम बात करते हैं तो इस मेथड का उपयोग हम उन ट्रैवर्स को एडजस्ट करने के लिए करते हैं जहां आपका लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट जो है, ठीक है, वो दोनों जो है इक्वल प्रिसीजन से लिए गए हैं, ठीक है। ये आपका यूजुअली जो है आपका जो कंपास होता है ट्रैवर्स का उसको बैलेंस करने के लिए करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ट्रांजिट मेथड की यदि हम बात करते हैं तो जहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट जो है
आपका मोर प्रिसाइज होता है एज कम्पेयर टू लीनियर मेजरमेंट, वहाँ पर ट्रांजिट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब याद आपको रखना है। एक्सिस मेथड की यदि हम बात करते हैं, जहाँ पर आपका एंगल जो मेजर किया जा रहा है वो आपका ज़्यादा एक्यूरेसीज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू जो है लेंथ, ये होता है आपका एक्सिस मेथड। और ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं तो ये आपका जो है रफ सर्वेस के लिए, जैसे कंपास, ट्राइवर्स जो है वहाँ पर इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपका सोम, अब आ गया आपका सोम का क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है फॉर प्रिज्मेटिक बार subjected to an axial load T, elongation AL is directly proportional to, यदि हम elongation due to axial load की यदि हम बात करते हैं तो डेल्टा इक्वल टू क्या आता है आपका PL अपॉन A। ओके, यदि हम elongation यदि हम बार की बात कर रहे हैं सेल्फ वेट के कारण तो डेल्टा इक्वल टू क्या आता है गामा L स्क्वायर अपॉन 6C। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर किसके आपका प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, L/A के। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है आपका ए स्टील रॉड ऑफ 10 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स ऑफ 40 किलो न्यूटन, व्हाट इज द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रॉड। यहाँ पर 10 mm डायमीटर का जो है आपका जो है रॉड है, जिससे 40 किलो न्यूटन का आपका जो है टेंसाइल फोर्स आ रहा है। कह रहा है आपका स्ट्रेस जो आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो पहली बात क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लीजिए, इसका डायमीटर दे रखा है। ठीक है, आपको पता है F अपॉन A हम लोग लेंगे स्ट्रेस के लिए। एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा आपका, हाँ ठीक है, इसके लिए एरिया निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है, तो डायरेक्ट रख सकते हैं हम लोग। एरिया आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डायमीटर दे रखा है इसका। ठीक है, पाई D स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, एरिया। अब यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं क्या, सिग्मा इक्वल टू F/A, सिग्मा इक्वल टू F/A। फोर्स कितना दे रखा है आपका, 40 किलो न्यूटन का दे रखा है, 40 किलो न्यूटन का दे रखा है। ठीक है, और आपका जो एरिया दे रखा है आपका, तो पाई इंटू डी का वैल्यू की बात करते हैं तो 10 का स्क्वायर बाई 4। अच्छा, ये मेगा पास्कल में दे रखा है तो इसको चेंज कर लीजिए, तो ये आपका 10 इंटू 10⁻³ कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा आपका 509.55 MPa आएगा। ठीक है, MPa आपका आंसर आएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ ए परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। कह रहा है परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर के लिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब यदि हम परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक बार जो आपका जो है यील्ड पर जब पहुँच जाता है, ठीक है, मटेरियल का मतलब क्या होता है, जब आपका जो है एक बार यील्ड पर पहुँच जाता है तो आपको कंटिन्यू आपका जो डिफॉर्म जो होता है, ठीक है, वो बिना किसी स्ट्रेस को इंक्रीज किए हुए दिखता है। ठीक है, इसका मतलब मटेरियल आपका जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन आपको बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट होता है, बट यहाँ पर कोई स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट इसको मेंटेन करने के लिए नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर डिफॉर्म आपका जो है कांस्टेंट चलते रहेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आफ्टर यील्डिंग द मटेरियल कैन डिफॉर्म विदाउट चेंजिंग स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका फॉर फटीग फेल्योर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपका फटीग फेल्योर के लिए इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब फटीग फेल्योर की यदि हम बात करते हैं क्या होता है, जब हम फटीग फेल्योर की बात करते हैं तो क्या होता है कि आपका मान लीजिए कोई मटेरियल है, उस मटेरियल पर यदि मान लीजिए फ्लक्चुएटिंग लोड्स आ रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग लोड्स यदि आ रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, साइक्लिक आपका साइक्लिक लोडिंग आ रही है, साइक्लिक लोडिंग आएगी, इसका मतलब साइक्लिक स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो लोड आ रहा है ना फ्लक्चुएटिंग लोड, वो आपका अल्टीमेट जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उससे बिलो है, यील्ड स्ट्रेंथ से आपका बिलो है। ठीक है, तो भी यहाँ पर क्या होता है, रिपीटेड स्ट्रेस आने के कारण क्या होता है, मटेरियल आपका वीक हो जाएगा और इवेंचुअली वो फेल हो जाएगा। ठीक है, और वही उसे किसको बताएगा, उसके एंडोरेंस को भी बताएगा। ठीक है, इसका मतलब फटीग फेल्योर जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर उसका एंडोरेंस लिमिट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए मटेरियल टू बी डक्टाइल इट मस्ट एग्जिबिट। कह रहा है कोई मटेरियल यदि डक्टाइल है तो क्या एग्जिबिट करता है। जब हम डक्टिलिटी की बात करते हैं, डक्टिलिटी आपके मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम मटेरियल को जो है इलोंगेट कर सकते हैं एप्रेसिएबल एक्सटेंट तक बिफोर रप्चर। आपको कोई रप्चर ना होने तक जब हम अपने किसी मटेरियल को जो है इलोंगेट कर सकें उसको हम उसकी डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, यदि हम बात जैसे लेड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम डक्टाइल मटेरियल्स हैं। ठीक है, अब डक्टिलिटी की यदि हम बात करते हैं जो परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन है मोर देन 5% होना चाहिए। यदि ये लेस देन 5% है आपका मटेरियल जो हो जाएगा
वो आपका ब्रिटल मटेरियल हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाई परसेंटेज इलोंगेशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर प्रोसीडिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका इन्वायरमेंट से है। ठीक है, अरे व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन इन वाटर ट्रीटमेंट? कह रहे वाटर ट्रीटमेंट में प्लेन सेडिमेंटेशन का जो है प्राइमरी पर्पस क्या है? ठीक है, अब सेडिमेंटेशन की यदि मैं बात करता हूँ तो सेडिमेंटेशन दो प्रकार से होता है। एक आपका प्लेन सेडिमेंटेशन होता है, एक सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन होता है। जब हम प्लेन सेडिमेंटेशन की बात करते हैं तो प्लेन सेडिमेंटेशन क्या करता है, जो आपके वाटर है उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव करने के काम आता है। ठीक है, जो सस्पेंडेड ऊपर ऊपर जो आपको पार्टिकल्स लकड़ी वगैरह जो दिख रहे हैं, डस्ट वगैरह, उनको जो है निकालने का काम आता है। कोगुलेशन की आगे मैं बात करूंगा, उसमें कोगुलेंट यूज करते हैं। कोगुलेंट यूज करके जो है उसके वेट को बढ़ाते हैं, फिर वो बॉटम में जाकर बैठता है, फिर उसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो जब हम प्लेन सेडिमेंटेशन या केवल सेडिमेंटेशन की बात करते हैं जनरली, तो ये क्या होता है? रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे व्हाट इज द स्टैंडर्ड पर कैपिटा वाटर डिमांड फॉर डोमेस्टिक यूज इन अर्बन एरियाज इन इंडिया? कह रहे इंडिया में जो अर्बन एरिया हैं वहां पर जो है जो डोमेस्टिक डिमांड होती है, ठीक है, उसके लिए हमारा वाटर डिमांड जो है कितना लेते हैं? ठीक है, अच्छा, डोमेस्टिक वाटर डिमांड की देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर इस पे आता हूँ। कुछ डिमांड्स आपको याद रखनी है। ठीक है, जब भी मैं बात करता हूँ डोमेस्टिक वाटर डिमांड की, किसकी? यदि मैं बात करता हूँ डोमेस्टिक वाटर डिमांड की, ठीक है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, जब मैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड की आपसे बात करता हूँ, ये आपका 135 टू 200 एलपीसीडी आता है। ठीक है, 200 एलपीसीडी आता है। जब मैं बात करता हूँ आपको इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड की यदि मैं बात करता हूँ, ये आपका 50 एलपीसीडी आता है। 50 एलपीसीडी आता है। ठीक है, 50 एलपीसीडी आता है। जब मैं बात कर रहा हूँ आपका इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड की यदि बात करता हूँ, ये कितना आता है? 20 एलपीसीडी आता है। याद रखनी है सारी चीज़ें आपको। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डिमांड फॉर पब्लिक यूटिलिटी यदि हम बात करते हैं, डिमांड फॉर पब्लिक यूटिलिटी यदि मैं बात करूं आपसे, ठीक है, ये आपका 10 एलपीसीडी आता है। 10 एलपीसीडी आता है आपका। ठीक है, और टोटल वाटर डिमांड की यदि हम बात करें तो आपको 272 335 एलपीसीडी आता है। अब यहाँ पर डोमेस्टिक वाटर डिमांड की यदि हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं, यहाँ पर ड्रिंकिंग के लिए 5 लीटर, कुकिंग के लिए 5 लीटर, बाथिंग के लिए 55 लीटर, क्लॉथ वॉशिंग के लिए 20 लीटर, यूटेंसिल वॉशिंग के लिए आपका 10 लीटर, हाउस वॉशिंग के लिए 10 लीटर, फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोजेट के लिए 30 लीटर, टोटल 135 लीटर पर कैपिटा डिमांड आता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैफल्स इन सेडिमेंटेशन टैंक? ठीक है, अब कह रहा है सेडिमेंटेशन टैंक की यदि हम बात कर रहे हैं, उसमें जो बैफल्स बने होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है? यदि हम सेडिमेंटेशन टैंक्स की बात करते हैं तो यदि हम बैफल्स की, ये हमारे बैफल्स, ठीक है, ये हमारे बैफल्स हैं, ये रहे। अब यदि मैं बैफल्स की बात करता हूँ तो इनका क्या काम होता है? जब सेडिमेंटेशन टैंक में जो वाटर का डायरेक्ट फ्लो यदि हो रहा है, तो हमको ये इंश्योर करना है कि आपका जो वाटर जा रहा है वो लॉन्गर पाथ से होकर जाए। क्यों ऐसा होगा? तो यदि वाटर आपका लॉन्गर पाथ से होकर जाएगा तो आपके जो सॉलिड्स हैं, जो वाटर में जो है सॉलिड्स हैं, उनको सेटल होने के लिए बॉटम में एक एफिशिएंट टाइम जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आपकी वाटर जो है शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होगी। इसका शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या है? डायरेक्टली फ्लो किया इनलेट से और आउटलेट पहुंच गया विदाउट प्रॉपर सेडिमेंटेशन। तो हमको प्रॉपर सेडिमेंटेशन के लिए ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो रूट हो उसका वो लंबा हो। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं? आपका जो है बेफल्स का यही काम होता है। बेफल्स का क्या काम होता है? टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किटिंग को प्रिवेंट करना। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करें विच टाइप ऑफ पार्टिकल्स सेटल्स फर्स्ट इन सेडिमेंटेशन टैंक? कह रहा है सेडिमेंटेशन टैंक में कौन से पार्टिकल हैं जो सबसे पहले जो है सेटल करते हैं? ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूँ सेडिमेंटेशन टैंक में, तो आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो लार्जर और हेवी पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी कर जाते हैं। ठीक है, ये हम बात करता हूँ, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स फिल्ट्रेशन इन मॉडर्न वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज टू। का जो प्राइमरी फंक्शन है मेम्ब्रेन्स फिल्ट्रेशन का मॉडर्न वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वो क्या है? जब मेम्ब्रेन्स फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक पोरस मेम्ब्रेन्स होता है
जिससे वाटर आपका, जिसके थ्रू वाटर आपका क्या करता है, पास करता है। अब उसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन्स में जो है जो पार्टिकल लार्जर देन पोर साइज हैं वो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, जिससे इफेक्टिवली आपके बैक्टीरिया, वायरस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वेस्ट वाटर के वो भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द वाटर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ फॉरवर्ड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज मोस्ट कॉमनली रिमूव्ड यूजिंग केमिकल कोगुलेशन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। कह रहा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में केमिकल कोगुलेशन से जो है कौन सा जो है आपका जो है इसमें से जो है हाँ जो पॉल्यूटेंट है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम कोगुलेशन की बात करते हैं तो कोगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो है एक कोगुलेंट का यूज करके हम जो चार्जेस हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो अपने मास के कारण जो है नीचे की ओर सेटल डाउन होते हैं, ठीक है। अब जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन करते हैं, जैसे डर्ट है, सैंड है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम कोगुलेंट्स, अब कोगुलेंट्स की बात करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया आपका, इसी तरह हम बात करते हैं फेरिक क्लोराइड की भी हम बात करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। आपका एलम भी यूज करते हैं, कई जगह एलम मेन कोगुलेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सस्पेंडेड सॉलिड्स। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है ए वेस्ट वाटर सैंपल हैज ए इनिशियल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ 8 मिलीग्राम पर लीटर। आफ्टर 5 days of incubation the DO concentration drops 3 मिलीग्राम पर लीटर। व्हाट इज द BOD ऑफ सैंपल। तो सैंपल की BOD आपको इस क्वेश्चन में पूछ रखी है। आपको इनिशियल DO दे रखा है कितना, यदि हम इनिशियल DO की बात करते हैं, DO इनिशियल की यदि हम बात करते हैं तो आपका 80 मिलीग्राम पर लीटर दे रखा है, ठीक है। 5 डे इंक्यूबेशन के बाद कितना हो रहा है कंसंट्रेशन आपका ड्रॉप होकर, आपका DO फाइनल की यदि हम बात करते हैं, DO फाइनल की यदि मैं बात करता हूँ 3 मिलीग्राम पर लीटर हो जा रहा है, ठीक है। BOD 5 आपको पूछ रखा है, तो BOD 5 की यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, DO इनिशियल माइनस DO फाइनल। ओके, यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 8 - 3 = 5 मिलीग्राम पर लीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ प्रोसीडिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड इन ETPs। ओके, कह रहा आपका जो है कौन सा मोस्ट कॉमनली जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड है आपका जो है एफ्लुएंट आपका ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए। अब यदि हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की बात करते हैं, ये वाइडली आपके बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए जो आपका एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें यूज किया जाता है, आपके बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनके रिमूवल के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पॉल्यूटेंट्स, जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, और इससे आपका जो है रिमूवल होता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच एमंग द फॉलोइंग गैस इज कॉमनली यूज्ड फॉर वाटर डिसइंफेक्शन इन मॉडर्न ट्रीटमेंट प्लांट। का जो मॉडर्न ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पर जो जो मॉडर्न ट्रीटमेंट प्लांट है, कह रहा है कि मॉडर्न ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर डिसइंफेक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है। आपको पता है जब हम ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन एक ऐसा डिसइंफेक्टेंट है जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यूज किया जाता है, जो कि आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में है उनको किल करता है और वाटर को डिसइंफेक्ट करता है, ठीक है। तो क्लोरीन है, ओजोन है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, ये सारी जो है प्राइमरली मेथड जो है जो डिसइंफेक्शन के लिए यूज में लाई जाती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ओजोन, ठीक है। बट ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज इन सिटीज। कह रहा है सिटीज में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है यूज होता है। तो यदि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक्सेस वाटर जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करते हैं रूफटॉप से, सरफेसेज से, ठीक है, और उसको हम ड्रेन्स के थ्रू जो है अपने जो सिस्टम बनाए होते हैं उसमें रखते हैं, जिससे क्या होगा आपका वाटर लॉगिंग और पुअर सैनिटेशन जो है, ठीक है, वो इशू एक क्रिएट कर सकता है। ये एक प्रॉब्लम इससे होता है, ठीक है। तो वाटर लॉगिंग वगैरह के लिए क्या हो गया आपका वाटर लॉगिंग एंड पुअर सैनिटेशन। वाटर लॉग भी नहीं होने देता है, आपको वाटर जो पेंट्रेट करके चला जाता है उससे भी रोक देता है, और आपका जो है ये सैनिटेशन, पुअर सैनिटेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। कह रहा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब ये सब बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आपको पूछ रखे हैं, ठीक है।
यदि हम बात कर रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, यदि हम बात करते हैं, इसका प्राइमरी काम ही क्या है, हमारे जो कंटामिनेंट्स हैं वाटर में उनको जो है रिमूव करना और यूजेबल और आपका जो सेफ वाटर है उसका डिस्पोजल करना। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बीएमसी क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वाटर प्रूफिंग इन कंस्ट्रक्शन। कह रहा है कंस्ट्रक्शन में वाटर प्रूफिंग के लिए किसको यूज करते हैं। ठीक है, यदि हम वाटर प्रूफिंग की बात करते हैं तो इसके लिए हम बिटुमिन या एस्फाल्ट का यूज करते हैं। क्या होता है, ये एक प्रकार का विस्कस लिक्विड होता है या सेमी सॉलिड फॉर्म का एक पेट्रोलियम होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिसके पास वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपके घरों में जो वाटर को जो है वो पेंट्रेट होने से रोकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिटुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पर्पस ऑफ शटरिंग इन कंस्ट्रक्शन। कह रहा है कंस्ट्रक्शन में जो शटरिंग है उसका जो है मेन जो है पर्पस क्या होता है। अब शटरिंग की बात करते हैं, इसको हम फोमवर्क के नाम से भी जानते हैं। जब भी हम वेट कंक्रीट जो है डालते हैं अपने, वेट कंक्रीट को सेट होने के लिए हमको जो है उसको जो है हम क्या करते हैं, शटरिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो आपका एडिक्वेट स्ट्रेंथ जब जो है कैरी कर आ जाता है तो अपने सल्फेट को कैरी कर सकेगा। इसके लिए हम लोग शटरिंग प्रोवाइड करते हैं, बाद में फिर इसको हम निकाल लेते हैं। तो एक प्रकार के टेम्पररी मोल्ड्स होते हैं जो कि वुड या स्टील के इस प्रकार से बनाए जाते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, टू फॉर्म होल्ड द शेप ऑफ कंक्रीट व्हाइल इट सेट्स। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन व्हाट डज द टर्म लोड बियरिंग वॉल रेफर्स टू। कह रहा है आपका जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लोड बियरिंग वॉल्स का क्या मतलब है। जब लोड बियरिंग वॉल्स की बात करते हैं तो आपके इनको मेसनरी वॉल भी कहते हैं। ये ऐसे वॉल्स होते हैं जो कि आपके जो आपका पूरा जो आपकी बिल्डिंग है, ये जो आपका पूरा कंस्ट्रक्शन है उसके लोड को बियर करता है। ठीक है, वर्टिकली उस पर लोड आता है ना, उसको बियर करता है और फाउंडेशन को ट्रांसफर करता है, तो ये होता है लोड बियरिंग वॉल। ठीक है, यही आपको फ्लोर वगैरह को जो है सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, रूफ वगैरह को। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वायरमेंटल बेनिफिट ऑफ यूजिंग फ्लाई ऐश इन कंस्ट्रक्शन। कह रहे कंस्ट्रक्शन में फ्लाई ऐश का यूज करना किस प्रकार से आपको इन्वायरमेंटल बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अब फ्लाई ऐश की बात करते हैं तो ये आपका जो पोलराइज्ड कोल वगैरह जो है वहाँ से मिलता है कंबसन वगैरह होने के बाद। ठीक है, तो यदि हम फ्लाई ऐश की बात करते हैं, जब हम फ्लाई ऐश का कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे, इसका मतलब आपको सीमेंट जो है उसका जो है यूज कम होगा, सीमेंट का यूज कम होगा। तो सीमेंट को यूज करें चूँकि बहुत ज़्यादा आपका कोल बर्निंग वगैरह होता है, उससे ज़्यादा आपका पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो उसको हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय रिप्लेसिंग पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा व्हाट इज द सेकंड मोस्ट एबंडेंट इंग्रेडिएंट इन सीमेंट आफ्टर लाइम। सीमेंट में जो है लाइम के बाद जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला दूसरा कौन सा आपका इंग्रेडिएंट है। यदि हम बात करते हैं मेजर इंग्रेडिएंट्स की, यदि हम बात करते हैं आपका, तो लाइम जिसको हम CaO कहते हैं आपका 63 to 65% होता है। सिलिका SiO2 की बात करते हैं 20 to 25%। कैल्शियम सल्फेट आपका सल्फेट की बात करते हैं CaSO4 का 3 to 5%। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की बात करते हैं 3 to 4%। मैग्नीशिया MgO की बात करते हैं 1 to 3%। सल्फर की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका 1 to 3% होता है। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, दूसरा कौन हो गया, तो दूसरा आपका जो है सिलिका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। कह रहा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो है की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अब जब हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करते हैं तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है वहाँ पर जो है आपका जल्दी जो है मतलब जो है अपने हार्डनेस को अचीव कर लेता है, हाई अर्ली स्ट्रेंथ जो इसको मिल जाता है। ठीक है, क्यों मिलता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटी ऑफ लाइम स्टोन है जो है ठीक है उसको यूज करते हैं ज़्यादा, जो हाई अर्ली स्ट्रेंथ आपको इसमें मिल जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होगा इसमें हम C3S जो कंटेंट है ठीक है उसको हायर कर देंगे। ठीक है, क्विकली यहाँ पर सेटिंग हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इट गेन स्ट्रेंथ मोर क्विकली देन ऑपोजिट ड्यू टू हायर C3S कंटेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच कंपोनेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाइट कलर ऑफ व्हाइट सीमेंट। अरे व्हाइट सीमेंट के व्हाइट कलर के लिए मेनली कौन सा कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हम व्हाइट सीमेंट की बात करते हैं तो व्हाइट सीमेंट में जो हमारा जो लो कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड, देखिए आयरन ऑक्साइड की मैं बात करता हूँ, आयरन ऑक्साइड क्या करता है, कलर इम्पार्ट करता है आपके सीमेंट में। हम क्या करेंगे, आयरन ऑक्साइड के जो है क्वांटिटी को यदि हम रिड्यूस कर देंगे, इसका मतलब जो है कलर नहीं आएगा। तो व्हाइट कलर सीमेंट के लिए, यदि हम व्हाइट सीमेंट की बात करते हैं तो उसका व्हाइट कलर के लिए
मेनली रिस्पॉन्सिबल है लो कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें आपको, व्हाट डज BIM स्टैंड फॉर इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। कह रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में BIM आपको क्या बताता है। यदि हम BIM की बात करते हैं तो ये आपका बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है, जो कि एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करते हैं अपने जो है कोई कंस्ट्रक्शन है उसको क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए डिजिटली। ठीक है, ये आपका मॉडर्न तरीका है डिजिटली मैनेज करने का, जिसमें जो है पूरा आपका ऑनर जुड़े होते हैं, आर्किटेक्ट जुड़े होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, सिविल इंजीनियर्स, इंटीग्रेटर डिजाइनर, कॉन्ट्रैक्टर, ये सारे जुड़े होते हैं BIM के थ्रू। ठीक है, तो ये एक प्रकार का जो है मॉडर्न सिस्टम है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज ए स्टेयर स्ट्रिंजर इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। कह रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो है कह रहा है स्टेयर स्ट्रिंजर क्या होता है। ठीक है, अब स्टेयर स्ट्रिंजर की बात करते हैं, आपका स्लोपिंग स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो कि स्टेयर थ्रेड और राइजर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कि स्टेयर केस का बैकबोन होता है। ये आपके स्टेप्स जो होते हैं उनके वेट को कैरी करता है और उसको ग्राउंड पर ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये रहा हमारा स्ट्रिंजर। ठीक है, ये रहा पूरा लोड को कैरी कर रहा है स्ट्रिंज, जिसको कई जगह स्ट्रिंज लिखते हैं। ये क्या कर रहा है, पूरे लोड को कैरी करके ग्राउंड पर ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, द इंक्लाइंड बोर्ड दैट होल्ड्स द स्टेप्स ऑफ स्टेयर केस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा द प्राइमरी पर्पज ऑफ द लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट इज टू डिटरमाइन। कह रहा है जो लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट है उसका प्राइमरी पर्पज जो है किसे डिटरमाइन करने में है। लॉस एंजल टेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का एब्रेशन टेस्ट है। ठीक है, जिसका यूज हम हार्डनेस वगैरह जो है अपने एग्रीगेट्स का जो है उसको फाइंड करने के लिए उसमें लाते हैं। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट्स। नेक्स्ट हमारा एस्टिमेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है विच टाइप ऑफ एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कॉस्ट पर स्क्वायर फुट और स्क्वायर मीटर ऑफ द टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया। कह रहा है इसमें से कौन सा आपका एस्टिमेट होता है जिसमें हम कॉस्ट जो है पर स्क्वायर फुट और स्क्वायर मीटर जो है वो कंस्ट्रक्शन एरिया का लेते हैं। जब हम प्लिंथ एरिया की यदि हम बात करते हैं, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट की यदि हम बात करते हैं, ये ऐसा एस्टिमेट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लिंथ एरिया रेट से हम प्लिंथ एरिया को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फाइंड कर लेते हैं। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। कह रहा है प्रीलिमिनरी एस्टिमेट जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट की यदि हम बात करते हैं तो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट जो है ये एक प्रकार का आपका जो है ना लमसम बजट जो है, अप्रोक्सीमेट जो बजट है ना जो आपका कंस्ट्रक्शन के लिए होगा इनिशियल स्टेज पे, वो बता देता है लमसम इतना लगेगा। फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है ना कि फाइनेंशियली कितना आपका प्रोजेक्ट के लिए आप फिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, तो सही हो क्या हो जाएगा आपका, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट बिफोर स्टार्टिंग ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कह रहा है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एस्टिमेट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है। तो हम एस्टिमेट जो है अपना प्रिपेयर इसलिए करते हैं ताकि हमारा फिजिबिलिटी का असेसमेंट हो सके, मतलब हम जान सके कि हमारा कितना बजट वगैरह लगने वाला है फाइनेंशियली। ठीक है, हम फंडिंग अपना सिक्योर कर सकें, हम पहले से अपना जो पैसा जो है इन्वेस्टर से, लेंडर से, बैंक से जो है वो हम इकट्ठा कर सकें। ठीक है, हम रिसोर्सेज की प्लानिंग कर सकें कि हमको जो है मटेरियल्स, लेबर्स, इक्विपमेंट कहाँ से लाना है ये कर सकें। ठीक है, हम अपने जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इवेल्युएट कर सकें, हमको कितना, अब मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्टर है बिल्डिंग बना रहा है उसको सेल करेगा तो जान सके कि जो है हमारा कितना कॉस्ट वगैरह आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पता चल जाए। ठीक है, इसका मतलब ये आपका डिसीजन मार्किंग और फंडिंग को सिक्योर करने में कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज एस्टिमेट इन कंस्ट्रक्शन। कह रहा है कंस्ट्रक्शन में कौन सा एस्टिमेट यूज नहीं करते हैं। उस एस्टिमेट जब हम करते हैं तो वहाँ पर लेबर कॉस्ट कैलकुलेट बिल्कुल करते हैं, प्रोजेक्ट का प्लानिंग और शेड्यूलिंग जरूर करते हैं, मटेरियल क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं। कह रहा है डिसाइडिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल डिजाइन, नो स्ट्रक्चरल डिजाइन को यहाँ पर डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हाईवे है। कह रहा है आपका विच टेस्ट इज कॉमनली यूज टू एसेस द स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट के स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए कॉमनली कौन सा हम मेथड यूज करते हैं। जब हम कैलिफोर्निया बेरिंग टेस्ट की CBR टेस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैलिफोर्निया बेरिंग टेस्ट जो है इसके द्वारा हम जो आपका सॉइल्स अपग्रेड है, बेस कोर्स है, ठीक है, फ्लेक्सिबल आपका जो है पेमेंट्स के लिए
उसकी टेस्टिंग करते हैं और इससे उसका स्ट्रेंथ वगैरह जो है हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ वगैरह जो है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं बताता है, आपको एक रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है जरूर बता देता है, ठीक है। इसका यूज करेंगे आपका कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट इज विड्थ ऑफ रोड इंक्लूड्स, कह रहा है रोड के जो है विड्थ में क्या इंक्लूड होता है, तो रोड के विड्थ में आपका कैरेज वे और शोल्डर इंक्लूड होता है, ऑप्शन सी करेक्ट। तो ये सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन आपको पूछ रखे हैं। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिजिड पेवमेंट, कह रहा है रिजिड पेवमेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो है कॉमन मटेरियल क्या यूज करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो रिजिड पेवमेंट के लिए आपको पता ही है कि हमको सीमेंट चाहिए कॉन्क्रीट वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, इसको यूज करते हैं, तो ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सीमेंट कॉन्क्रीट। ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। फॉर सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शंस द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ के लिए हम बात करते हैं सिग्नलाइज इंटरसेक्शंस के लिए, तो हम उसके लिए वेबस्टर मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। उसके द्वारा आपका जो फॉर्मूला आता है क्या है, CO इक्वल टू आपका 1.5 L प्लस 5/1 माइनस वाई। ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन है, बाकी तो क्वेश्चन मतलब कोई काम के नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, वेबस्टर फॉर्मूला। इसीलिए मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, चाहे आपके SSC के एग्जाम को एडिक्विटी कराएगी, लेकिन आपको TCS की प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं TCS का एक पेपर करा चुका हूँ और बिलामल TCS का जो जरूर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके क्वेश्चन अच्छे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ पेवमेंट इज प्राइमरली मेड ऑफ एस्फॉल्ट और बिटुमिन, कह रहा यहाँ पर कौन सा पेवमेंट है जो प्राइमरली जो है आपका एस्फॉल्ट या बिटुमिन के लिए जो है यूज, ठीक है, यूज करके बनाते हैं। तो यदि हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट ऐसा पेमेंट होता है जहाँ पर लोड ट्रांसफर जो है ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट से होता है, ठीक है, वहाँ पर जो फ्लैगरल रिजिडिटी है वो लो होती है, ठीक है। यहाँ पर जो हम क्या करते हैं अपना प्राइमरली एस्फॉल्ट या बिटुमिन का यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई ज्वाइंट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा फ्लेक्सिबल पेमेंट। ऐसे ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रखे हैं। नेक्स्ट अपना रेलवे से क्वेश्चन है, कह रहा हाउ इज द वेट ऑफ रेल डेजिग्नेटेड इन मैट्रिक यूनिट्स, कह रहा है मैट्रिक यूनिट्स में जो है रेल का लेंथ कैसे डेजिग्नेट करते हैं। आपको पता है कि हम रेल जो है उसके जो है जो सेक्शंस होते हैं उसको हम टिपिकली किलोग्राम पर मीटर ऑफ लेंथ में डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका इफ द टाइम हेडवे बिटवीन टू सक्सेसिव व्हीकल्स इज रिड्यूस्ड देन, कह रहा है जब टाइम हेडवे जो है दो सक्सेसिव व्हीकल्स के बीच में रिड्यूस हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब जब आपका जो है दो सक्सेसिव आपके जो है आपके व्हीकल्स हैं, यदि उनमें टाइम हेडवे यदि आपका जो है रिड्यूस हो गया, इसका मतलब आपका स्पीड जो व्हीकल का होगा वो सॉरी ट्रैफिक डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए रेलवे एम्बैंकमेंट इज टू, कह रहा है रेलवे एम्बैंकमेंट जो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है। जब हम एम्बैंकमेंट प्रोवाइड करते हैं तो एम्बैंकमेंट का मेन पर्पस क्या है, आपका फाउंडेशन ऑफ ट्रैक जो है उसको जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, तो सारी वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिसमें आपको जो है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने किया है, ये इजी क्वेश्चन आपको पूछ रखे हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर स्लीपर डेंसिटी इफ द रेल लेंथ यूज इन ट्रैक 20 मीटर एंड नंबर ऑफ स्लीपर अंडर वन रेल लेंथ आर 24। आपको पता है फॉर्मूला डायरेक्टली पता है क्या होता है आपका फॉर्मूला, n+4 यूज करते हैं, n+4 का फॉर्मूला यूज करते हैं n+6 में, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है आपका द फंक्शन ऑफ स्लीपर इन रेलवे ट्रैक इज टू, रेलवे ट्रैक में जो स्लीपर्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। आपको पता है रेलवे ट्रैक में जो स्लीपर्स होते हैं वो गेज डिस्टेंस वगैरह जो है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, और आपका जो लोड्स है उसको जो बैलास्ट पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए फीस प्लेट इन रेलवे ट्रैक्स, कर रहा है रेलवे ट्रैक्स में जो फीस प्लेट प्रोवाइड करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है। आप देख सकते हैं ये आपका फीस प्लेट है, फीस प्लेट का मेन पर्पस क्या होता है, आपके दो रेल्स जो है उनको ज्वाइन करने का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिससे कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नैरो गेज इज टिपिकली यूज्ड इन द फॉलोइंग, नैरो गेजेस जो होती हैं टिपिकली कहाँ पे यूज करते हैं। जब भी हम नैरो गेजेस की बात करेंगे ना तो नैरो गेजेस का जो है जो माउंटेनियस रीजन है, क्योंकि माउंटेनियस रीजन में जो है आपको बहुत सारा जो है जो एरिया होगा वो आपका जो अंडुलेटेड मिलेगा, वहाँ पर नैरो गेजेस जो है आपके सुटेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिंपलर इंजीनियरिंग वगैरह जो है शार्प टर्न पर देनी होती है, क्योंकि बहुत शार्प टर्न्स आते हैं तो वहाँ पर करते हैं। सही ऑप्शन माउंटेनियस रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूटी बिटवीन रेल ज्वाइंट्स इन ट्रैक, तो ट्रैक में जो रेल ज्वाइंट्स हैं उनमें कॉन्टिन्यूटी कौन प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए फिश प्लेट का यूज करते हैं,
अभी बताया ऊपर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्क्रीट से है, कह रहा है आपका इन द रैपिड क्लोराइड पेनिट्रेशन टेस्ट व्हाट पैरामीटर इज मेजर्ड टू एसेस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कह रहा है कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को एसेस करने के लिए जो है हमारा कौन सा जो है पैरामीटर जो है आरसीपीटी टेस्ट में जो है फाइंड होता है। जब आप आरसीपीटी टेस्ट की हम बात करते हैं, ये आपका जो क्लोराइड आयन से जो पेनिट्रेट करते हैं आपको कंक्रीट में, उनके द्वारा हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से फाइंड कर लेते हैं और हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिल जाती है। ठीक है, यदि आपका लोअर कंडक्टिविटी होगा इसका मतलब ग्रेटर रेसिस्टेंस होगा क्लोराइड पेनिट्रेशन से। ठीक है, मतलब बेटर ड्यूरेबिलिटी आपको मिलेगी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डज द टर्म M20 इंडिकेट्स इन कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन। कह रहा है कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन में M20 क्या बताता है, आपको पता है M जो है मिक्स बताता है और 20 जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बता रहा है। इसका मतलब आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपका जो है 20 मेगापास्कल्स 28 डिस्क क्यूरिंग में जो आता है वो M20 बताएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा सीपीएम से है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल के फंक्शन के लिए हम बात करते हैं, मेन फोकस किस पे होता है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वगैरह जो है उसका सही से इंस्पेक्शन वगैरह हो सके उसके लिए करते हैं। तो यही होगा टू इंस्पेक्ट एंड इंश्योर प्रोडक्ट्स मीट सेट स्टैंडर्ड्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है अपना जो डीबीसी जेई था उसके दोनों पेपर जो है कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि एडिक्विटी के द्वारा लिया गया था। पेपर बहुत ही ईजी है, तो आप लोग जो है बस इसको देख सकते हैं, बहुत कुछ इसमें नहीं है, कुछ चीज़ें मैंने बताया है आप लोग सीखेंगे। मेनली आपको टीसीएस के पेपर्स में बार बार कह रहा हूँ उनको देना है और आप लोग को टेस्ट सीरीज जा करके अटेम्प्ट करना है। ये टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर बाई कीजिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, यदि वीडियो आप लोग के लिए जो है हेल्पफुल रही हो, आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जो लोग नए हो वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आप लोग का डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बाकी आपको कोई पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।